हाँ तो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ प्रमोद पोटर, फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोटा, राजस्थान। हम स्टार्ट करते हैं शिफ्ट 1 5 सितंबर का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ग्राफ दिया हुआ है ना, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ग्राफ में आपको इंटरनल एनर्जी और वर्क पे कमेंट करना है कि कौन ज्यादा, कम, इक्वल या क्या रिलेशन उनमें है, उसके बारे में जानना है। तो आपको ये दिया हुआ है कि ये ग्राफ, ये पीवी ग्राफ है, ये भी पीवी ग्राफ है, इसका टेम्परेचर T2 पर है और ये टेम्परेचर T1 पर है और T1 ग्रेटर देन T2 भी दे दिया। तो हमें पहले तो इसमें A से B प्रोसेस पर, A से C प्रोसेस पर, A से D प्रोसेस पर इंटरनल एनर्जी पे कमेंट करना है। वो दे रखी A से B, A से C, A से D पर इंटरनल एनर्जी। बेटा आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है, NFR/du जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, दैट इज T फाइनल माइनस T इनिशियल। यानी कि इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस, केवल इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या है इस बात पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर मैं बात करूं A पर और B पर टेम्परेचर कितना है T1, इस पर T2, इस पर टेम्परेचर कितना है T1, इसका मतलब A से B की इंटरनल एनर्जी तो क्या लिख सकते हैं यार, इसे फाइनल टेम्परेचर T1 है और इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर ये T2 है। तो यानी कि इसकी एनर्जी आ जाएगी NFR T1 माइनस T2। अगर मैं A और C की बात करूंगा तो इसका टेम्परेचर भी T1 है, यानी कि इसकी भी क्या आएगी, T1 माइनस T2 आ जाएगी, है ना। अगर A और D की बात करें तो D का टेम्परेचर भी T2, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस के लिए टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसका टेम्परेचर T2 कांस्टेंट है पूरे में। इसका मतलब यहाँ पर भी T2 माइनस T1 माइनस T2 ही रहेगा। यानी कि तीनों प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी के चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगी। और जो आंसर यहां से यहां के लिए आएगा वो इसके लिए, वो इसके लिए, बल्कि अगर कोई भी पॉइंट दे देता, सारे पॉइंट के लिए इंटरनल एनर्जी हर एक प्रोसेस के लिए सेम रहती है, अगर इससे कोई भी लाइन आप मिलाओगे, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन होने की वजह से इनिशियल और फाइनल पोजीशन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ना कि पाथ पर। ओके, इसका मतलब A से B के लिए भी सेम रहेगी और A से C के लिए भी और A से D के लिए भी, तो इंटरनल एनर्जी सेम आएंगी। ठीक, तो एक रिलेशन तो ये बन गया। अब वर्क की बात करते हैं। अगर A से B के वर्क की बात करें तो बेटे वर्क A से B तक क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब वर्क वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क अपना पॉजिटिव हो जाएगा A से B के लिए, यानी कि ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर बात करते हैं A से C के लिए, A से C के लिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, कांस्टेंट। जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कोई वर्क नहीं होगा, यानी कि A से C का वर्क क्या हो गया, A से C का वर्क 0 हो गया। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हमारे ऑप्शन 1 में मैच कर रही हैं। अब ऑप्शन इसका D में भी चेक कर लेते हैं। A से D में, A से D में अगर हम बात करें, A से D में वॉल्यूम कम हो रहा है, A से D में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो इसका मतलब A से D का वर्क नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने का मतलब लेस देन 0 आएगा। लेकिन जो ऑप्शन दे रखा फर्स्ट वाला, उस फर्स्ट ऑप्शन में ये वाला ग्रेटर देन 0 दिया, तो एनटीआई के अकॉर्डिंग तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये आएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन कोई भी मैच नहीं करेगा, चारों ऑप्शन में से कोई मैच नहीं करेगा, तो इसलिए इसका आंसर तो ये बैठेगा, ये तीनों इक्वल और ये ग्रेटर देन 0, ये इक्वल लेस देन 0, इसका मतलब ये बोनस जाएगा क्वेश्चन। तो इनके क्वेश्चन में यहां गलती होने के कारण ये वाला क्वेश्चन बोनस रहेगा। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 हम बना सकते हैं अगर इसको लेस देन 0 कर दिया जाए। ठीक है, हाँ तो बेटा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फोटो डायोड दिया हुआ है। फोटो डायोड इज नथिंग बट इट इज अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। बट एक पीएन जंक्शन डायोड में आप लाइट इंसिडेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पीएन जंक्शन डायोड के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल पे जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है, हमें यहाँ पे करंट मिलती है, जिसको हम यहाँ पर अलग अलग इंटेंसिटी के साथ अगर लाइट डालेंगे तो अलग अलग तरह की करंट मिलती है यहाँ पर, है ना। ये वाली करंट अगर आपको मिलता है, ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी पर। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा लाइट के फोटोन गिरेंगे, उतना ज्यादा करंट, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं और उतनी ज्यादा करंट मिलती है। अब ये कह रहा है कि अगर इसमें एक बैटरी लगा दी जाए, क्योंकि रिवर्स बैस में यूज करते हैं, अगर एक बैटरी लगा दी जाए तो क्या होगा, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को वो और तेजी से खींचेगा और ज्यादा करंट फ्लो हो जाने लगेगी, लेकिन उनकी क्वांटिटी तो जितनी जनरेट हो रही है वो तो लिमिटेड रहेगी, तो इनकी करंट बढ़ेगी
तेजी से बढ़ेगी क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर फ्लो हो जाएंगे इसमें से, नेगेटिव से यहाँ पर इधर कलेक्ट करेगा और पॉजिटिव से इधर कलेक्ट करेगा। तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर की करंट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास ये कह सकते हैं कि बढ़ेगी तो, बट एक टाइम के बाद जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन और होल करंट फ्लो होने लगेगी तो उसकी वजह से करंट सैचुरेट हो जाएगी। तो सैचुरेट हो जाएगी तो उसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या बना कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन करंट बिकम सैचुरेट। ओके, तो ऑप्शन इज 1। तो आप कह सकते हैं कि बाय थ्योरी आपको अगर याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इनफाइनाइट लेंथ एक वायर दिया हुआ है जो जेड एक्सिस के पैरेलल है और एक लूप रखा हुआ है जिसका ओरिजिन इस लूप का सेंटर है, जिसकी साइड कितनी 2a साइड का एक स्क्वायर है। तो इसके सेंटर से b दूरी पर पास होते हुए जेड के पैरेलल एक इनफाइनाइट लेंथ वायर है जिसमें करंट आई है और इस लूप में भी करंट आई गिवन है। तो आपसे पूछा है कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा हुआ है तो इस लूप पर कितना टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क की वैल्यू बतानी। बेटे टॉर्क की वैल्यू बतानी है तो टॉर्क का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है mb sin थीटा, और चूंकि मैग्नीट्यूड दे रखा आंसर में इसलिए मैग्नीट्यूड निकालना। थीटा इज द एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर। तो बेटे पहले तो बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू एरिया, I एरिया कितना 2a का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर इंटू I आ गया। अब बात करते हैं b की। b की वैल्यू कितनी आ गई, b होगा बेटे इस इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी जिस पॉइंट पर निकालना उससे यहां से b, दैट इज b आ गई। ओके, अभी जो b आ गई इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अब हमें चाहिए थीटा इनके बीच में। अब थीटा कैसे निकाले भाई, तो ठीक है थीटा के लिए डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। ये टॉर्क देखो, ये वाला लूप देखो, इस लूप ये लूप ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो। अगर ये लूप ऐसे है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर आ जाएगी क्योंकि करंट ऐसे जा रही, तो करंट ऐसे जा रही तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर आ जाएगा। अब ये वायर है मैग्नेटिक, ये वायर है जेड एक्सिस के पैरेलल, करंट जा रही है ऐसे, अगर ऐसे करंट जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब यहां पर साइन 90 या साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू आ गई 1। तो अब बस अपना सवाल हो गया, इसका मतलब टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा mb sin 90, m की वैल्यू I 4a स्क्वायर, b की वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई b, I अपॉन 2 पाई b। तो कितना आ गया, इससे 2 से 2 छम्मा छम्मा हो जाएगा, लॉजिक काट दो, तो कितना आ गया म्यू नॉट I स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन पाई b। तो ऑप्शन मैच कर रहा है 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि साउंड में जो एयर का प्रेशर आता है तो एयर के प्रेशर की वजह से जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल है, और उसने बोल दिया कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो होगा वो 1 ले लेंगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1 ले लेंगे। तो अगर ऐसा है तो उसने बोला है कि भाई फ्रीक्वेंसी इतनी है साउंड की, एयर की डेंसिटी इतनी है क्योंकि एयर मीडियम है जिसमें साउंड चल रही है, स्पीड दे दी 300 मीटर पर सेकंड और प्रेशर दे दिया 10 पास्कल। अगर ऐसा है तो वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। तो बेटे वो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा पी इक्वल टू एस बीटा के नो, एस बीटा के। तो एस निकालना है, लेकिन इसमें आंसर निकालना है अप्रोक्सीमेट ऑर्डर में, तो हमें इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस का फायदा उठाना पड़ेगा तभी इसका आंसर मैच कर पाएगा। तो कैसे करेंगे भाई, बेटा एस बराबर जो होगा डेल्टा पी दे रखा 10 पास्कल, ठीक, लेकिन बीटा को लिख लेंगे रो वी स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन वी, वी से वी कट जाएगा तो 10 अपॉन रो की वैल्यू कितनी 1, वी की वैल्यू कितनी 300, ओमेगा को क्या लिखेंगे 2 पाई एफ, एफ कितना 1000, एफ 1000। लेकिन बेटा इसने कांस्टेंट 1 दिया हुआ है तो इस 2 पाई को तो हम क्या कर लेंगे कांस्टेंट में उड़ा देंगे, ठीक है, कांस्टेंट में इसको उड़ा दो। तो अब ऑप्शन को देखते हैं बेटे, इसमें ये उड़ा दे हमने, अच्छा ये आंसर मीटर में आएगा तो ये आया मीटर में। अगर मीटर को लिखें मिलीमीटर में आंसर करें तो मिलीमीटर में करने के लिए 30 इंटू 1000, ये 2 पाई को हम कांस्टेंट में ले सकते हैं, भी कांस्टेंट में चला गया तो ये अपना आ जाएगा 1000 मिलीमीटर में आ गया, तो इससे ये भी उड़ जाएगा।
तो बेटे अगर मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ गया 90। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसे कह सकते हैं 3/100 mm। तो ये इस तरीके का आंसर आपको इस बेसिस पर देखना कि नीचे किसके क्लोज डाटा है, 10 के क्लोज है, 100 के क्लोज है, तो उसी के हिसाब से हमें इसका आंसर को देना है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर ये मैच कर जाएगा और ये आपका आंसर नंबर है 4। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो कैपेसिटर दिए हुए हैं, एक कैपेसिटर C जिसकी वोल्टेज V है, कैपेसिटर 2C जिसका वोल्टेज 2V है। इसने बोला है कि जब इनको जोड़ देते हैं, इसकी प्लस प्लेट इसके नेगेटिव से जोड़ो और इसकी नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव से जोड़ो। जब इनको इस तरीके से जोड़ेंगे तो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, इस पूरे निकाय की पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी बैठेगी। तो बेटे इसमें क्या करते हैं कि आपका पता है कि चार्ज कंजर्व रहता है, जितना चार्ज इस पर रहेगा वो चार्ज कंजर्व रहेगा। तो शुरू का और बाद का चार्ज लिख लेते हैं। मान लीजिएगा शुरू का और बाद का चार्ज लिखने में Q1 प्लस Q2 इक्वल टू बाद में चार्ज बन गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो इस पे Q1 Q2, इस पे Q1 डैश Q2 डैश। तो Q1 कितना, Q इक्वल टू CV, ये लो जी CV है ना। और बेटे इस पे कितना 2CV, इस पे कितना 2CV। अच्छा, लेकिन इसकी नेगेटिव प्लेट का चार्ज लेना है तो इसमें शुरू में माइनस CV लिखेंगे क्योंकि इसके प्लस का है 2C इंटू 2V। इसकी नेगेटिव प्लेट को जोड़ा ना तो इधर कितना चार्ज होगा CV, इधर कितना जाएगा 2CV। और फाइनली मैं इसको अपने ऐसे रख लो, ऐसा रख लिया, मान लो आपने इसको माइनस प्लस, तो माइनस प्लस करके उल्टा करके रख लो। तो C ये है, V ये है, तो इसका इधर प्लेट पे चार्ज कितना है माइनस CV, इस पर कितना है 2C इंटू 2V। तो शुरू का चार्ज जो था इस पर वो ये था। जब इसको हमने जोड़ दिया तो चार्ज रीअरेंज करेगा आपको तब तक करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल समान ना हो जाए। जब पोटेंशियल समान हो जाएगा तो उस केस में चार्ज इस पे कितना जाएगा CV डैश प्लस इस पे कितना जाएगा 2CV डैश। और बेटे यहां से आप इसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, कितना 3CV डैश, 3CV डैश। और ये कितना 4 माइनस 1 तो 3CV आ गया। इसका मतलब 3C से 3C उड़ गया और V डैश की वैल्यू आ गई V डैश की वैल्यू आ गई V। तो अब फाइनल एनर्जी पूछी है, फाइनल एनर्जी कितनी जाएगी, हाफ CV स्क्वायर V डैश स्क्वायर प्लस हाफ 2C इंटू V डैश का स्क्वायर। ये तो बैठेगी, फाइनल पोटेंशियल के साथ निकालेंगे अब। तो हाफ CV डैश की वैल्यू आपके लिए आंसर V स्क्वायर ही आया, V आया। तो कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, तो ये C इंटू V स्क्वायर, तो कितना आ गया 3/2 CV स्क्वायर। 3/2 CV स्क्वायर में आंसर आ गया 4। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर रेस्ट से चला, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। यहां से जैसे ही चला इसका जो एक्सेलरेशन गिवन है वो एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है G के बराबर। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से चल रहा, ग्रेविटी के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर इसका है और ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। ठीक है, अब जब ये चल रहा है तो h हाइट जाने के बाद इसने एक पैकेट गिराया फूड का। जैसे फूड का पैकेट गिराया तो फूड का पैकेट मोशन अंडर ग्रेविटी आ गया। मोशन अंडर ग्रेविटी आ गया तो इसका मतलब इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगने लगा मोशन अंडर ग्रेविटी का G, इसका मतलब -G से नीचे गिरेगा। तो यहां से यहां तक का टाइम पूछा। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ भाई, यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, जब यहाँ पे वेलोसिटी आ गई VB, तो ये वेलोसिटी 0 तो नहीं है, तो यहाँ से तो तुरंत नीचे नहीं गिरेगा। तो पहले वेलोसिटी 0 होगी तभी तो नीचे आएगा। तो पहले जाता रहेगा, कहीं पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर नीचे वापस आएगा। तो यहां से यहां तक का टाइम पूछा हुआ है। टाइम को निकालने के इसके कई तरीके हैं, हम जो भी समझ में आए उस तरीके से करते हैं। पहले हमें यहाँ वेलोसिटी चाहिए, लेकिन तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए इनिशियल पता, फाइनल निकालनी, h पता है, एक्सेलरेशन। तो आप क्या करना, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं VB स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2A की वैल्यू G और h। तो VB की वैल्यू आ गई √2GH। ठीक है, अब बेटे ये टाइम निकालना, ये इनिशियल वेलोसिटी है, आपको टाइम निकालना, एक्सेलरेशन पता, हाइट डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में -h हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इनकी इक्वेशन क्या लगाएंगे, इक्वेशन लगा लेंगे -h बराबर ut। u कौन काम करेगा, v। यहां से यहां तक के लिए VB इज u, इसका मतलब 2GH इंटू t माइनस हाफ GT स्क्वायर। वो ये तो टाइम में क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे भाई, इस तरीके से करेंगे इसको सोल्व, ये बन जाएगी GT स्क्वायर माइनस 2√2GH इंटू t माइनस 2H इक्वल टू 0। बेटे ये आपकी यहां पर क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। यहां पर ये इसकी क्वाड्रेटिक बना दी।
अब इसको सोल्व कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक के लिए? बेटा आपको एक सूत्र ध्रुवाचार्य का बचपन का सूत्र है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये काम क्या करेगा, a की जगह, ये कौन काम करेगा b की जगह, ये कौन काम करेगा c की जगह, उठाओ और वैल्यू उसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। और भी तरीके से कर सकते हैं लेकिन ये भी इसका आसान तरीका रहेगा। तो बेटा t बराबर माइनस बी के पहले ही माइनस लग रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 अंडर रूट 2gh प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2gh तो 8gh माइनस 4ac की वैल्यू माइनस 2h है, यानी कि 8gh प्लस का माइनस माइनस प्लस कर देगा अपॉन 2a की वैल्यू g हो गई। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे क्या दिया है, ये 8 8 16 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया 2 अंडर रूट 2gh प्लस, बेटे यहां पर ध्यान से देखो तो 16 से बाहर आ जाएगा कितना, 4 आ गया अंडर रूट gh, ये 4 अंडर रूट gh है और ये 2 रूट 2 अंडर रूट gh है, तो ज्यादा कौन हुआ, 4 हो गया भाई। ये तो 2 रूट 2 gh हुआ, 2 रूट 2 gh, 2 रूट 2 की वैल्यू 4 से तो कम ही होगी, 2 रूट 2 की वैल्यू 4 से कम हो जाएगी, इसका मतलब ये ज्यादा है, तो माइनस का साइन तो हटा दो क्योंकि नेगेटिव टाइम तो नहीं लगेगा, तो अपॉन के 2g। अच्छा अपॉन 2g में भी क्या करो, इस 2g को अलग अलग कर दो क्योंकि आंसर में अपन इसको अलग अलग करके सोल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से आ जाएगा, तो भाई इसको g को अगर अंदर ले जाए तो बेटा आ जाएगा 2h अपॉन g, और इसको ले जाए अगर तो 2h अपॉन 2 बाहर और h अपॉन g। अगर रूट 2 है यहाँ पे 2 है तो उसमें से क्या करो, अंडर रूट ऑफ h बाई जी कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा रूट 2 प्लस 2, रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है तो 1.4 ले लेते हैं, 1.4 h बाई जी प्लस 2, तो आंसर आया 3.4 अंडर रूट ऑफ h बाई जी, दैट इज ऑप्शन इज कौन सा ऑप्शन आ गया 1 करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि एक बुलेट है जिसका मास दे रखा 5 ग्राम और वेलोसिटी दे रखी 210 मीटर पर सेकंड। ये जाकर टकराती है दीवार से टकराने पर इसकी आधी एनर्जी, आधी ऊर्जा, आधी गतिज ऊर्जा उष्मा में, सॉरी आधी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, इसकी हाफ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। दोबारा करते हैं, सॉरी अगेन कट लगा दो, दोबारा से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है एक बुलेट है जिसका मास 5 ग्राम है, इसकी वेलोसिटी दे रखी 210 मीटर पर सेकंड, और ये जाके टारगेट में टकराती है, और ये बोला है कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसकी काइनेटिक एनर्जी का आधा हीट में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ हीट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हीट में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको बताना है कि उसमें बुलेट का टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, ठीक, तो उसका टेम्परेचर बताना। तो सीधा सीधा सा है भाई, कितनी भी एनर्जी थी इसके पास, हाफ mv स्क्वायर थी, हाफ mv स्क्वायर थी कि नहीं, इसका आधा, इसका हाफ किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में, तो हीट में कन्वर्ट होगा तो क्या लगाएंगे ms डेल्टा t, ms डेल्टा t। तो बेटा इसमें क्या रखो, m से m तो उड़ा दो, m से m तो उड़ जाएगा, तो यहां पर v की वैल्यू 210 का स्क्वायर, ये 4 इधर ले आओ 4, लेकिन यहां पे एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये मीटर पर सेकंड में है जिसकी गलती होने के पूरे चांस है, ये कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में है, तो बेटे इसको भी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो एस को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं बेटे, 0.03 कैलोरी को लिख देंगे 4.18 या 4.2, इससे बन जाएगी जूल में, और बेटे ग्राम को लिख लेंगे 10⁻³ किलोग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, तो लगभग ये सोल्व करके आएगा 126 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा, यानी कि यहां पर आपको एस ये रखोगे तो गलत हो जाएगा आंसर, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम में ही है, और तो आपको इसको एसआई सिस्टम में ही लेके आना पड़ेगा, जो कि गलती करवाता है। तो ये आपका आ गया 126 इंटू डेल्टा टी, यहां से इसको सोल्व करेंगे, तो जब इसको सोल्व करेंगे बेटे 21 का स्क्वायर 441 होता है, लो जी 441, दो जीरो लगा दी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा 4 6 24, 4 दूनी 8,
और ये आ गया 5, ये लेंगे 504, है ना, 504 इंटू डेल्टा टी। तो बेटा डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा 44100 डिवाइड बाय 504। जब इसे आप डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 87.5 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द बुलेट व्हेन इट्स हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट। देन ऑप्शन इज इट्स ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एक शाफ्ट पर एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ओमेगा से घूम रहा है। तो इसकी शुरू में जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी इसके अकॉर्डिंग होगी। इसने बोला कि दूसरे व्हील को इसके साथ कपल्ड कर दिया, इसके साथ चिपका दिया। तो जाहिर सी बात है इसका चिपका देंगे तो इसकी ओमेगा बदल जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। तो उसने बोला है कि फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तब लिख पाओगे जब आपको ओमेगा डैश पता हो। तो ये कैसे निकाला जाए, इस एक्सिस के अबाउट इसका नेट टॉर्क क्या होगा सिस्टम पे 0, इस एक्सिस के अबाउट इसका नेट टॉर्क सिस्टम पे क्या है 0। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, यानी कि L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। तो ये क्या लिखेंगे I ओमेगा इक्वल टू इसका क्या लिखेंगे I प्लस 3I। तो I प्लस 3I ओमेगा डैश। तो यानी कि क्या बना, ओमेगा डैश की वैल्यू बन गई ओमेगा बाई 4। तो ये इस ओमेगा से घूमने लगा, जाहिर सी बात है ओमेगा बदल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज आएगा। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी भाई, शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू 4I ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डैश का स्क्वायर। तो कितना आगे के फाइनल आ गई भाई, यहां से तो कट जाएगा 2 जा और ओमेगा डैश की वैल्यू रख देंगे तो 2I इंटू ओमेगा बाई 4 का होल स्क्वायर। कितना आ गया 2I इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 16, यानी कि 8 आ गया। तो फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, के इनिशियल माइनस के फाइनल अपॉन के इनिशियल, दिस इज अ फ्रैक्शनल लॉस। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, बाद में कितनी आ गई 1/8 I ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना बैठेगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 माइनस 1/8, कुछ कैलकुलेशन में 16 8 आ गया, 4 2 ओमेगा डैश की वैल्यू 4 आ गई। तो फ्रैक्शनल लॉस का मतलब होता है ये डेल्टा के अपॉन के इनिशियल। तो बस यहाँ पे रखा हाफ I ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/8 I ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे तो बेटे आ जाएगा आपके पास 3/8 ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 ओमेगा स्क्वायर I ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से कटा 2 से ये गया 4, तो फ्रैक्शनल लॉस रहेगा 3/4। दिस इज द आंसर एंड द ऑप्शन इज 1। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आपको बोला कि H1 हाइट पर देख रहे हैं तो D डिस्टेंस पर से वर्टिकल से एंगल 45 डिग्री है। अगर H2 हाइट और ऊपर बढ़ते हैं तो 30 डिग्री पर इसका एंगल यहाँ से वर्टिकल से 60 पर है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि H2 की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो बेसिक मैथ लगा सकते हैं इसमें। तो आपको tan 30 की वैल्यू भी दे रखी है, हालांकि tan 30 की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी क्या होती है। तो कुछ नहीं, सिंपल आप इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो। tan 45 कितना बैठेगा, tan 45 इक्वल टू H1 अपॉन डी, ये 1 होता है तो H1 अपॉन डी का मतलब H1 की वैल्यू तो D के बराबर आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है tan 30 क्या बन जाएगा, H1 प्लस H2 और D प्लस दिस। तो बस tan 30 इक्वल टू H1 प्लस H2 अपॉन D प्लस ये दे रखी 2.464D, 2.464D। चलिए ये tan 30 की वैल्यू चाहो तो 1/√3 रख लो, या फिर आप जो वैल्यू दे रखी वो कैलकुलेशन तो आपको उसमें करनी है, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो। तो H1 की वैल्यू तो D है बेटे और H2 की निकालनी है ना, तो D प्लस ये कितना आ जाएगा 3.464D। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको चलो ये लिख लेता हूँ 5.5774, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो D प्लस H2 इक्वल टू
जब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2.000 समथिंग कुछ ऐसा आंसर इसमें आ जाएगा। लगभग आप इसको मान सकते हैं 2D, अप्रोक्स 2D मान सकते हैं, D प्लस H2B। तो H2 कितना आ जाएगा, D के बराबर, H2 D के बराबर आया। तो H2 की वैल्यू D आ गई, H2 की वैल्यू D आ गई, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आ गया 2। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रांसमिशन लाइन का बेस क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कि जो ट्रांसमिशन लाइन से पावर डिलीवर हो रही है वो हो रही है 1000 वाट, 1 किलोवाट पावर डिलीवर हो रही है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है 2 ओम और 220 वोल्ट पर ये पावर डिलीवर हो रही है। तो उसने पूछा कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितनी है। बेटा एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, P आउटपुट अपॉन P इनपुट। अब जो इनपुट है वो किसमें, इनपुट में कौन कौन है, इनपुट में कौन कौन है, जो आउटपुट पर मिली वो तो ही, जो लॉस हुआ वो भी, यानी कि एक तरह से इनपुट में P आउट प्लस P ऑफ लॉसेस, लॉस होंगे इसमें कुछ ना कुछ, I2R लॉस होंगे। तो यानी कि यहाँ पर आप P आउटपुट तो ठीक है 1000 है, ये भी 1000, तो P लॉस निकाल लो। P लॉस कैसे निकालेंगे भाई, P लॉस निकाल सकते हैं I2R से, I2R से। तो I कैसे निकलेगी, I इक्वल टू निकलेगी P बाई V से। P 1000 है, V कितना 220, ये कट गया तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा 11 और ऊपर आ जाएगा 50, कितने एम्पियर। तो बेटे आ गया, तो P लॉसेस, लॉस कितनी आ गई I2R, लॉस आ गई I2R। I2 में इसकी वैल्यू 50/11 का स्क्वायर और इंटू 2, ये अपने पास लॉसेस की वैल्यू आ गई। ये लॉस की वैल्यू लगभग सोल्व करेंगे, अगर मान लो 10 मान लो उसको, 11 को 10 माने तो 5 25 दूनी कितना आ जाएगा 50 के आसपास आ जाएगी लगभग, लेकिन ज्यादा है ये तो 50 से कम आएगा भाई। अगर हम इसको 50/10 मान ले, इसको 11 को 10 मान ले तो 10 मान ले तो कितना बैठेगा 5, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, यानी कि आएगा तो 50 से कम, तो लगभग आता है 41 पॉइंट समथिंग मान लीजिएगा, तो अप्रोक्स 41 मान लीजिएगा, ठीक। अगर इतना जाता है सोल्व करने पर। अब आउटपुट ये एफिशिएंसी निकालनी है तो ये कितने जाएगी 1000 ये प्लस लगभग 41 पॉइंट समथिंग, 41 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, तो वो यहाँ पर लिख देंगे इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा जब लॉस 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा लगभग 96%, तो ऑप्शन बैठ जाएगा 4, ऑप्शन बैठ जाएगा 4। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ग्राफ दिए हुए हैं एक्टिविटी के और टाइम के साथ, और 3 मटेरियल रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उनके ग्राफ दिए हुए हैं, A B C 3 मटेरियल हैं। तो अगर ये ग्राफ दिया हुआ है तो आपसे पूछा है कि उन तीनों मटेरियलों की हाफ लाइफ का अनुपात क्या होगा, उनका हाफ लाइफ की अनुपात की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो आप एक बात ध्यान से सुने बेटे, ln ये r होता है, r इक्वल टू r0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। अगर मैं इसका ln लूंगा तो ln r बराबर बनेगा कितना, ln r0 माइनस लैम्डा टी, आप कह सकते हैं माइनस लैम्डा टी प्लस ln r0, यानी कि एक तरह से क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये एक नेगेटिव स्लोप की लाइनें हैं, इनका ग्राफ इसने बनाया हुआ है। स्लोप नेगेटिव क्या है, लैम्डा के बराबर है, स्लोप यहाँ पर लैम्डा के बराबर है, यानी कि इनका स्लोप को अगर निकालें तो लैम्डा ए की अगर बात करें तो लैम्डा ए की अगर बात करें कितना बैठेगा, ये 2 है, ये वाला ये 6 है, ये 10 है, तो 6/10 बैठेगा, है ना। नेगेटिव को छोड़ो, उसका रेशियो तो यही बैठेगा ना, क्योंकि ये लैम्डा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, स्लोप स्ट्रेट लाइन का नेगेटिव है, कोई नहीं, तो लैम्डा इक्वल टू आएगा 6/a, जो पहले वाले का डीके कांस्टेंट है वो 6/a आया, और लैम्डा की वैल्यू होती है बेटे ln 2/ta, ये आ जाएगी। ऐसी लैम्डा बी कितना आ जाएगा, लैम्डा बी 6/5, 6/5 ln 2 स्लोप होता है ना बेटे, स्लोप ऑफ ln r एंड t ग्राफ, ln r और t ग्राफ का स्लोप ही है, उसके बराबर आ जाएगा, दिस इज tb। तो लैम्डा c इक्वल टू 2/5, 2/5 इक्वल टू ln 2 अपॉन tc, ln 2 अपॉन tc। तो बस क्या करो, यहां से अपन क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालना, कोई नहीं, रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे कटो 3/5 आ जाएगा, है ना। तो ta इक्वल टू 10/6 ln 2, tb इक्वल टू 5/6 ln 2 एंड tc इक्वल टू 5/2 ln 2।
सबके नीचे 6 कर लो, यानी कि आपको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 15/6 ln2। तो जब इनको रेशियो निकालेंगे TA TB TC का तो क्या होगा 6 तो उड़ जाएगा, बचेगा क्या 10 5 5, तो 10 5 5 बच जाएगा, जिसमें कि आप ऐसे कह सकते हो 2:1:1, तो ये रेशियो बन जाएगा। तो इस रेशियो के हिसाब से आप कह सकते हैं द आंसर इज 4। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है कि अर्थ से h हाइट पर जाने पर एक्सेलरेशन g1 है और h की वैल्यू दे रखी बेटे r/2, h की वैल्यू दे रखी r/2 और डेप्थ d पर जाने पर भी एक्सेलरेशन g1 ही है। तो अगर ऐसा है तो उस केस में r और d यानी कि d/r का रेशियो पूछा हुआ है ना, तो दोनों के g हाइट पर जाने पर और डेप्थ पर जाने पर रख दो, लेकिन ये ध्यान रखो कि जो h है ये बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो अपनी दोनों g रख देंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, आप ये कर देंगे कि g1 at h एंड g1 at डेप्थ पर। तो यहाँ पे हाइट पर g कितना होता है भाई, g m मास ऑफ अर्थ अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, यही तो होता है ना। और डेप्थ पर कितना लिख देंगे, g1 माइनस d/r, ये होता है डेप्थ पर। तो यहां से क्या करेंगे, काम कर सकते हैं gme अपॉन इसमें से h, यहाँ पे क्या कर देंगे हम r प्लस r/2 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d/r। अच्छा, जिसमें से क्या करेंगे 3r/2 यानी कि gme अपॉन 3r/2 का स्क्वायर हो गया है, ऊपर तो जाएगा 4, नीचे आएगा 9r स्क्वायर, तो gm अपॉन r ई स्क्वायर, gm अपॉन r ई स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा, r स्क्वायर से g आ जाएगा, तो ये बन गया कितना g1 माइनस d/r, और बेटे ये भी g बना, तो 4/9 इक्वल टू 4/9 g इक्वल टू कितना g माइनस 1 माइनस d/r, क्षमा। तो अब क्या करना है भाई, 1 माइनस d/r बचा, तो d/r की वैल्यू कितनी आ गई, d/r की वैल्यू आ गई 1 माइनस 4/9 दैट इज 5/9। तो इसका ऑप्शन आ गया आपके पास 3, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला है कि एक लिक्विड में या वाटर में बोला हुआ, बल्कि लिक्विड नहीं, वाटर में एक स्फेयर, कैसा शेल जिसमें यहाँ पे खाली जगह है, इसको यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। जब फ्लोट कर रहा है तो उस केस में स्मॉल आर निकालना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर की फॉर्म में स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है, जबकि रिलेटिव डेंसिटी दे रखी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब समझ तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको दे दिया है, अब जब ये फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट करने का मतलब इस पर बायम्स फोर्स इक्वल टू इसके वेट के बराबर, यानी कि एफ ऑफ बायम्सी इक्वल टू इसके mg के बराबर आ जाएगा। एफ ऑफ बायम्सी mg के बराबर आ गया, तो इसका मतलब बायम्सी फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, है ना, जो वाटर को डिस्प्लेस कर रही, जितना वाटर डिस्प्लेस कर रही इतना वॉल्यूम बराबर इंटू जी इक्वल टू इसका बॉडी का वेट क्या होगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, ये बॉडी का वॉल्यूम, और वो जहां पर कौन सा वॉल्यूम लेना, जितने पे मटेरियल प्रेजेंट है, जहां पर मटेरियल है, जितने इसमें मटेरियल है वो तो वॉल्यूम आता है इसमें बॉडी का वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी जिससे मतलब डिस्प्लेस तो पूरे वॉल्यूम से हो रहा, लेकिन बॉडी के वेट में केवल इतना वॉल्यूम काम आएगा। तो क्या लिखना है, डेंसिटी ऑफ बॉडी वाटर, डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ बॉडी में कौन सी, कैपिटल आर, 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी इक्वल टू, है ना, डेंसिटी ऑफ बॉडी, और बेटे यहां पर आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब इंटू जी। ये चेक करें तो इसमें क्या होगा, ये उड़ जाएगा, जी उड़ जाएगा। अच्छा, r क्यूब इक्वल टू रो बी अपॉन रो डब्ल्यू r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। बेटे ये वैल्यू दे रखी है आपको 27/8, r क्यूब इक्वल टू 27/8 माइनस 27, चलो इधर ले लो इसको ब्रैकेट में, r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, ठीक है।
यहां से आपके पास आर क्यूब की वैल्यू आ गई 8/27 आर क्यूब, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और आर क्यूब में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि स्मॉल आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब माइनस दिस, तो कितना बचा 19/27 आर क्यूब, ये तो बचा 19/27 आर क्यूब बच गया। अच्छा, इसमें एक काम कर सकते हैं अपन, आर क्यूब को लिख सकते हैं, आर क्यूब तो बाहर आ जाएगा, तो 1 - 8/27 की पावर 1/3 इंटू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 1 से कम है, ऐसे लिख सकते हैं ना कॉमन लेने के बाद, क्योंकि उसको क्यूब रूट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा बेनिफिट क्या उठा लेते हैं, कैलकुलेशन मैच कराने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर लेते हैं, 1/3 ले लेंगे, तो 1 - 8/3 अंदर आ जाएगा, तो 81 हो जाएगा इंटू आर। बेटे आ गया 81 - 8 दैट इज 73, 81 - 8 इंटू 73/81 आर। अच्छा, अगर ये 72 होता, अगर ये 72 होता तो 9 9 जा और 9 8 जा हो जाता, तो यानी कि अप्रोक्स कितना आ गया 8/9 आर, 8/9 आर, क्योंकि 72 आ जाता तो ये 9 8 जा और ये 9 9 जा, इसका मतलब 8/9 आर, और 8/9 आर का मतलब हुआ कि इसका ऑप्शन कौन सा बैठ गया, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रेजोनेंस ट्यूब पर बेस्ड है। रेजोनेंस ट्यूब एक एक्सपेरिमेंटल ट्यूब होती है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं साउंड की। इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी पूछी है कितनी होगी अगर ये रेजोनेंस आए, रेजोनेंस में हो इस ट्यूब के साथ, जबकि ये इसमें पानी 17 सेंटीमीटर तक फिल है, और इसके साथ रेजोनेंस में आए जबकि इसमें पानी 24 सेंटीमीटर तक फिल कर दिया गया है, तो दोबारा से फिर से रेजोनेंस में आ जाएगी। तो बेटे आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि जब इसमें दो अलग अलग लेंथ के साथ रेजोनेंस में लाते हैं तो इसमें एक फॉर्मूला आप यूज करते हैं, V = 2F × L1 - L2, 2 × L1 - L2, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। V = F लैम्बडा, बेसिकली ये लैम्बडा के बराबर होता है 2L1 - L2। तो V = आ जाएगा, V की वैल्यू दे रखी 330, अरे इनको बोल देना कि यहाँ पे कट लगेगा, एक बीच में फोन आ गया था ना, बोलना उनको, मतलब लिख लेना इस क्वेश्चन में यहाँ पे कट लगा देना है, ठीक है, उसको नोट कर लेना, बीच में अगर कुछ आ जाए तो वो फिर वहीं से शुरू करेंगे। हाँ, तो बेटा V की वैल्यू 330 मीटर पर सेकंड आ गई, तो 2F की वैल्यू निकालनी है। L1 कितनी आ जाएगी, L1 आ जाएगी बेटा, मान लो पूरी लेंथ L है, L में से माइनस करो, L - 17 माइनस, और ये L - 24.5 है ना, तो 330 से 2 से काट दो, 165 आ जाएगा F इंटू बेटे माइनस और ये एक प्लस हो जाएगा, तो 24.5 - 17, और ये आपके पास F बराबर आ जाएगा 165। अच्छा, ये सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर में होने की वजह से इसमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻² से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि वो मीटर में बदल जाए, तो 10⁻² और चलता रहेगा इसमें, 10⁻² उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और 10⁻² हो जाएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे 0.5, तो यहाँ 0.5 तो आएगा ही, साथ ही साथ और क्या बचेगा, यहाँ पे 0.5 आ गया, और यहाँ पर 14 में 7 गए 7, ठीक है, और ये 7.5 से डिवाइड कर लेंगे तो बेटे लगभग ये आ जाएगा 2200 हर्ट्ज सोल्व कर लेने पर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू 2200 हर्ट्ज आ जाएगी, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा 1। ओके हाँ, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक स्फीयर दिया है, इस पे चार्ज है कैपिटल Q और एक प्लस Q भी चार्ज है, तो टोटल चार्ज से Q प्लस Q है, इसमें से एक स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल मास m का Q चार्ज का अलग हो गया, यदि जब अलग हो जाएगा तो उस पर चार्ज कितना बच जाएगा, कैपिटल Q बच जाएगा। तो जब अलग हुआ तो अलग हो जाने पर ग्रेविटी भी है, और ग्रेविटी भी है तो यहाँ तक आते आते उसकी वेलोसिटी पूछी है और वेलोसिटी का स्क्वायर पूछा है बेसिकली। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसको A लिख लूँ, उसको B लिख लूँ, तो बेटे A से B तक इसके पास सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो A से B पर इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, यानी कि K प्लस UA इक्वल टू KB प्लस UB। बेटे A पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी,
ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना, ए पर काइनेटिक एनर्जी को 0 लिख सकते हैं। तो ए पे पोटेंशियल Q इंटू वी ए, बी पे पहुँचते पहुँचते काइनेटिक एनर्जी है जिसे हम हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, और बी पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो, लेकिन यहाँ पे ये तो काइनेटिक एनर्जी वाली आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आपकी ग्रेविटेशन की वजह से भी है, तो mgh भी आ जाएगा, तो mgh और ऐड कर लेते हैं बेटे। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में 0 है, और mg इंटू वाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है q इंटू वी ए। बी तक पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी बी स्क्वायर या वी स्क्वायर लिख लो, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल मैंने यहां 0 माना हुआ, तो ग्रेविटेशनल तो गई, खत्म हो गई, लेकिन यहां पर बी पर पोटेंशियल तो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण, यानी कि यहां लिख देंगे क्यू इंटू वी बी, क्यू इंटू वी बी। तो अब अपने को क्या करना है भाई, हमने को वी और वी बी की वैल्यू लिखनी है, बस इस के कारण वो हमें लिखना आता है। इसका मतलब क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर इस क्यू वी बी को उधर ले जाओ, तो एम जी वाई प्लस क्यू, इसके कारण के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, ए पे पोटेंशियल लिख लिया के क्यू बाई आर, माइनस इसके कारण क्यू इंटू के क्यू बाई आर प्लस वाई। अब इसे सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करके आंसर बन जाएगा। तो उसको थोड़ा सा अपने को मॉडिफाई करना है, कैलकुलेशन का एलसीएम वगैरह ले लेना है। तो बेटे यहाँ पर आ जाएगा, इसमें एलसीएम लेने पर एम जी वाई प्लस नीचे आर इंटू आर प्लस वाई, आर से आर कटेगा, आर प्लस वाई के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर के क्यू क्यू इंटू आर, के क्यू क्यू इंटू आर, यहाँ पे करेंगे तो के क्यू क्यू इंटू वाई प्लस का के क्यू क्यू इंटू वाई, माइनस इसमें कर देंगे अगर, इससे कटेगा आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा के क्यू क्यू इंटू आर, और देखो ध्यान से ये आर वाला टर्म कट गया, यहां से बचा कितना, यहां से बचा बेटे के क्यू क्यू वाई अपॉन आर इंटू आर प्लस वाई प्लस एम जी इंटू वाई, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो हाफ एम को उधर ले जाओ, तो वी स्क्वायर इक्वल टू उधर ले जाएंगे, 2 भी चला जाएगा उधर, और अपने पास यहाँ से m भी ले जाएंगे, तो 2, अच्छा y और y कॉमन ले लेंगे, जब y और y कॉमन लिया तो 2 बाहर रखो, अंदर क्या बचा, अंदर बच जाएगा के क्यू क्यू, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन, अच्छा के की वैल्यू लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू आर प्लस वाई, और चूंकि m नीचे आ जाएगा डिवाइड में, प्लस g, ये बच जाएगा। m तो जब यहाँ इधर पहुंचेगा डिवाइड में आएगा ना, यहाँ पर भी कट जाएगा, और y हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आंसर ये बन गया। और आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका ऑप्शन बैठेगा 1, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ कि गैल्वेनोमीटर है, उसके सीरीज में एक R1 रेजिस्टेंस लगा दिए अगर, तो 0 से 1 वोल्ट का वोल्ट मीटर बन जाता है। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन लगा देंगे बेटे, V इक्वल टू होता है आई जी इंटू जी प्लस आर, आर कितना लगा R1, ये कितनी वैल्यू का बना, 1 का, जब 1 वैल्यू का बनाया तो 1 आ गया, आई जी कितना बैठेगा, जी प्लस R1 आ गया बेटे। फिर ये कह रहा है कि इसकी सीरीज में एक और लगा दिया, तो एक और लगा देंगे तो क्या वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए R2, जिससे कि ये R2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे कि इसकी रेंज 0 से लेके 2 वोल्ट की बन जाए। जब 0 से 2 वोल्ट की बनेगी तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 वोल्ट की बेटे, गैल्वेनोमीटर आई जी लेगा तो G प्लस R1 प्लस R2, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, आई जी से आई जी कट जाएगा, तो कितना आ गया, G प्लस R1 उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, G प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 2R1 प्लस 2G, ठीक। तो यहां से क्या होगा भाई, R1 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, R2 की वैल्यू बराबर उधर जाएगा तो R1 बच जाएगा, G उधर जाएगा तो G बच जाएगा, इसका मतलब R2 की वैल्यू आ गई R1 प्लस RG, तो ऑप्शन बन गया 4 नंबर का, ठीक है।
जी, एक कंटेनर में आइडियल मोनोएटॉमिक गैस भरी हुई है जिसमें आपको वॉल्यूम दे रखा है उसका ये, ठीक है, और उसमें प्रेशर है 2 सेंटीमीटर Hg ऑफ, ठीक है, Hg के प्रेशर के इक्वल है, 2 सेंटीमीटर जो को कॉलम होता है उसके प्रेशर के इक्वल है। तो आपसे बोला है कि कितने पार्टिकल उसके अंदर है, जबकि आपको ये एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसकी एनर्जी 3/2 kT होती है, ठीक है। तो आपको प्रेशर पता, वॉल्यूम पता, K और T में रिलेशन आपको ये आ गया। तो एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी है वो यहाँ रख लेंगे, यानी कि आपको क्या करना है, बस N निकालना है। अच्छा, एनर्जी की वैल्यू कितनी है वो लिख लेते हैं। पहली एनर्जी दी ही है आपको 4 × 10⁻⁻14 अर्ग। जी, आपको एनर्जी भी गिवन है। अब आपको बस करना कुछ नहीं है, टी की वैल्यू यहां से क्या बैठेगी, टी इक्वल टू बैठ जाएगा 2E/3K। यहां रख देंगे पी, पी कितना दे रखा है बेटे, 2 सेंटीमीटर ऑफ Hg, दैट इज ρgh। ऐसे प्रेशर निकाल लेंगे। वॉल्यूम आपको दे रखा है ना, एन निकालना, के, टी की वैल्यू दे रखी 2E/3K, के से के कट जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो अब एन की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। एन बराबर बन जाएगा आपके लिए कितना, रो की वैल्यू दे रखी बेटे, रो की वैल्यू दे रखी है पारे पारे के लिए 13.6 × 10⁻3, जी की वैल्यू 9.8, हाइट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ये तो हो गया प्रेशर, ये तो हो गया प्रेशर, है ना। वॉल्यूम कितना, 4 × 10⁻⁻6, वॉल्यूम कितना, 4 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। बेटे यहाँ के बाद आपके पास ये 3 ऊपर चला जाएगा, इस 3 को ऊपर ले जाओ, है ना, ये 2 नीचे आ जाएगा और एनर्जी की वैल्यू भी नीचे आ जाएगी 4 × 10⁻⁻42। लेकिन ये अर्ग में है, इसे जूल में बदल लो, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, तो 1 अर्ग में 10⁻⁻7 जूल। तो इस तरीके से आप n निकालेंगे, n की वैल्यू आएगी 399.8 × 10⁻16, जो कि लगभग आप कह सकते हो 4 × 10⁻18। तो इतने पार्टिकल इसके आ गए, ठीक है, इतने पार्टिकल इसमें आ गए। तो इसका आंसर बैठेगा बेटे, इसका ऑप्शन बैठेगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिज्म का मिक्स क्वेश्चन है। आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी 0.1 c, c आपको पता ही लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी 30 sin 1.5 दिस, यानी कि एक वेव की फॉर्म में दे रखा है, तो दैट इज ω/t kx। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में है, और एयर में है तो कैसे पता लगेगा, आप चाहो तो ओमेगा इसकी वेलोसिटी निकाल लो, ओमेगा, इस वेलोसिटी का होती है ω/k। ओमेगा कितना है 1.5 × 10⁻7, और बेटे ये कितना है 5 × 10⁻⁻28। तो आप देखेंगे कि आएगा 3 × 10⁸। इसका मतलब ये c के बराबर है, यानी कि एयर में या वैक्यूम में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को भेजा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जब इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे तो उसमें फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो मैक्सिमम का मतलब होता है QVB। V किसकी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो यहाँ पे E आ गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, है ना। और B कितना आएगा, B में और E में क्या रिलेशन होता है भाई, ये आपको पता है, C ये होता है C = E/B, यानी कि अगर आपको B निकालना है ना तो E/C कर दो, E/C। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड से, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैक्सिमम B निकल जाएगा, तो 30/C से आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रख देंगे 30/C, तो E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, और ये E की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0.1 c, दिस इज 30/C, C से C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा ना, इससे ये डेसिमल हटा देंगे, 6 × 48, तो 4.8 × 10⁻⁻19, इतने न्यूटन फोर्स लगेगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 2, ठीक है। नंबर 19 में आपको कॉनकेव लेंस के लिए यूवी ग्राफ दिया हुआ है और U = V की कंडीशन भी दी हुई है। तो ग्राफ को ध्यान से देखो, आपको पता है कि अगर इन्फिनिटी से रे आती है तो वो उसके फोकस पर मिलती है ना, वो उसके फोकस पर मिलती है यहाँ पर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो जैसे जैसे U को हम कहीं पे भी ले आएंगे, U को हम कहीं पे भी लाएं, हमें इतनी बातें थोड़ी दिमाग में रखनी है, U को कहीं पे भी रखो
तो इमेज हमेशा इसके फोकस और इसके बीच में बनती है और छोटी बनती है ना, यानी कि छोटी बनती है, यानी कि यू ज़्यादा होता है और वी कम होता है ना। तो अगर पहले ग्राफ को ध्यान से देखें, और ये भी आपको पता है कि भाई अगर यू की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है तो आपने देख ली कि वी की वैल्यू एफ से ऊपर नहीं जा पाएगी, v की वैल्यू f से ऊपर नहीं जा पाएगी, ये आप कंफर्म कर चुके हो। लेकिन जैसे जैसे u को कम करते जा रहे हैं तो v की वैल्यू उसके बराबर आ जाएगी, और जब हम u को बिल्कुल यहीं ले आएंगे तो u बराबर 0 पर v को आप 0 कह सकते हैं, यानी कि u और v की किसी और वैल्यू पे इक्वल नहीं बैठेगा, u और v को कहीं पे भी इक्वल नहीं बैठेंगे, u बराबर 0 पर ही v बराबर 0 होगा। अगर तो जब पहला ग्राफ है इसको देखो ध्यान से, u इक्वल टू एफ पर v इक्वल टू एफ तो बैठेगा ही नहीं, तो u इक्वल टू एफ अगर कर भी दिया है तो v की वैल्यू इससे कम ही आएगी, तो और u इक्वल टू 0 पर v 0 है, इसका मतलब ये ग्राफ बैठेगा। इसमें तो f से ऊपर जा रहा है v, तो ये तो वैसे पॉसिबल नहीं है। इसमें u की दो वैल्यू जैसी है जिसमें u और v इक्वल है, u और v इक्वल हो नहीं सकते, है ना, तो इसका मतलब इसमें आपके पास क्या होगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा ये वाला। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 यूनिट एंड डायमेंशन से, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको z का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे परसेंटेज एरर पूछी है z में, यानी कि डी जेड या डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 ये कैलकुलेट करना है, जबकि ए बी सी डी की परसेंटेज एरर गिवन है, यानी कि आपको डी ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी और डेल्टा सी बाई सी या डेल्टा डी बाई डी इनकी परसेंटेज एरर दे रखी है। परसेंटेज एरर को हम लिखना जानते हैं बेटे कि डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर कितनी, ए स्क्वायर है तो 2 डेल अपॉन ए प्लस इसको लिख देंगे 2/3 डेल्टा बी अपॉन बी। बेटे रूट सी है, ऊपर जाकर के माइनस की पावर हो जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज एरर की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, प्लस 1/2 ऊपर जाकर के तो डेल्टा सी अपॉन सी, फिर यहाँ पर भी ये -3 हो जाएगा, लेकिन फिर प्लस आएगा। ध्यान रखने वाली बात यही है, डेल्टा डी अपॉन डी, और चूंकि परसेंटेज में निकाल दे तो क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो 100 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर मुझे निकालना है, ठीक है। तो 2 इंटू डेल्टा ए का मतलब 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 आ जाएगा 2, प्लस 2/3 इंटू 1.5 प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2.5। सोल्व कर लेते हैं जी, 4 प्लस दिस इज 0.5, 5 दूनी 10 1, और बेटा ये आ जाएगा 2, और जी ये आ जाएगा 25 के 7.5, तो 4 और 2 6 और 1 7 और 7.5 कितना, यानी कि परसेंटेज एरर इन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू 14.5%, तो ऑप्शन बन गया 4th नंबर। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है एक पार्टिकल जो कि रेस्ट पर हाइड्रोजन से टकराता है। मान लीजिएगा ये पार्टिकल है मास m का, तो ये हाइड्रोजन से टकरा रहा है, हाइड्रोजन से टकरा रहा है, ये रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी है v0। अब आपको ध्यान से देखो, ये 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1000 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c स्क्वायर, यानी कि ये इसका 5 गुना है। अगर इसके मास को आपने m माना तो इसका मास कितना हो जाएगा 5m, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन से हम इसमें इसके निकाल सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। अब सवाल ये है कि भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये दे रखी है, इसने बोला कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर n/4 है तो n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो n की वैल्यू, तो इसमें क्या करो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, ये इससे स्टिक हुआ, इसने इसकी एनर्जी ली, इससे टकराया, इससे एनर्जी चेंज हुई, तो एनर्जी चेंज होने से हाइड्रोजन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। आपको पता है कि एनर्जी का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि कितनी एनर्जी लॉस हुई, कितनी एनर्जी लॉस हुई, वो एनर्जी का लॉस ही 10.2 के बराबर होगा। तो पहले और बाद की एनर्जी निकाल के डिफरेंस निकाल लेंगे, तो बट के अकॉर्डिंग इसका मोमेंटम तो लिख देंगे mv0, और इसका मोमेंटम शुरू में 0, बाद में जब इसे टकराया रेस्ट पर आ गया, ये चलने लगा किसी वेलोसिटी से, जब ये रेस्ट पर आ गया तो इसका मोमेंटम तो 0, इसका मोमेंटम 5m v', इससे कट जाएगा तो v' आ गया v0/5। तो अगर मैं बात करूं के इनिशियल की, के इनिशियल तो आप बोल सकते हो हाफ mv0 एनर्जी थी, अभी फाइनली कितनी एनर्जी हो चुकी है, फाइनली एनर्जी हो चुकी है इसमें हाफ इंटू 5m इंटू v0/5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास 25 से कटेगा तो कितना जाएगा 5, यानी कि ये आ गया हाफ इंटू 5m v0² 25, 5 से कट जाएगा 5 25,
तो के फाइनल की वैल्यू आ गई बेटे Vm, ये आ गया 1/5 इंटू हाफ mv0 स्क्वायर, ये आ गई के फाइनल। तो लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ के इनिशियल माइनस के फाइनल, किसके बराबर हुआ है, हाफ mv0 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू और या फिर 1/5 इंटू हाफ mv0 स्क्वायर। तो हाफ mv0 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 5 - 1 4/5 हाफ mv0 स्क्वायर, ये आ गई लॉस। अब इसने बोला कि ये जो लॉस हुआ ना, मतलब ये किसके बराबर आ गया, 4/5 के इनिशियल के। अभी जो लॉस हुआ इस एनर्जी को खा करके ये कहाँ चला गया, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। यानी कितने एनर्जी खाई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें याद होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए हाइड्रोजन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। यानी कि ये 4/5 के इक्वल टू होगी, के इनिशियल इक्वल टू होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के इनिशियल इक्वल टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा, 5 × 10.2 डिवाइड बाई 4। तो इनिशियली कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा 51/4। तो बेटे ये दे रखा है n/4 के इक्वल, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 51। n की वैल्यू 51 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बेटे ये EMI से दिया हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है। 2 कोयल दी हुई है, 2 सर्कुलर कोयल है C1 और C2, इसमें 200 टर्न है, इसमें 500 टर्न है, इसकी रेडियस 20 है, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसमें करंट फ्लो हो रही है। इसकी वजह से इसमें एक EMF इंड्यूस होगा टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण, और उसको चूंकि इसकी रेडियस बहुत कम है, 20 से कंपेयर में 1 सेंटीमीटर है, तो उसको पॉइंट लूप मान करके इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसके कारण, दूसरी के कारण, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड V2 इक्वल टू कितना, μ0 I, कितना, इसको I लिख लिया, इंटू N2, नंबर ऑफ टर्न्स इसके N2 के, अपॉन 2R2, ये आ गया। ऐसे ही V2 के बाद क्या लिखेंगे, फ्लक्स लिखेंगे। फ्लक्स क्या होता है, B × A cos थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा तो उनके बीच में एंगल 0 है ना। तो इसके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है, तो B × A आ जाएगा। B किसका, इसका, एरिया किसका, इसका, तो एरिया किसका लेंगे, पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर आ गया। और बेटे इसकी रेडियस दे रखी, लेकिन इसमें टर्न कितने हैं, N2, तो N1 और B2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया इंटू B2, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, सॉरी टोटल फ्लक्स आ गया। टोटल फ्लक्स आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें फ्लक्स इसमें वैल्यू को रख देंगे और d∅dt से EMF निकाल लेंगे। अगर बहुत ध्यान से देखें, वैल्यू रखने के बाद क्या आएगा, पाई R1 कितना, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻² का स्क्वायर, 10⁻² का स्क्वायर का मतलब 4 आ जाएगा। N1 कितने बेटे, N1 है 500, ठीक। अब बात करते हैं B2 की, B2 ये है μ0 I की वैल्यू आपको दे रखी है, I की वैल्यू लास्ट में रख लेंगे क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन करना है ना। N2 की वैल्यू दे रखी है बेटे 200 अपॉन 2, R2 की वैल्यू दे रखी है बेटे 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻²। बचा कुछ इसमें, अब इसमें कुछ नहीं बचा, वैल्यू रखनी। अच्छा यहाँ देखो μ0 की वैल्यू भी रखनी है, μ0 की वैल्यू बनेगी बेटे 4 पाई × 10⁻⁷। अगर μ0 की बात करें तो ये होती है 4 पाई × 10⁻⁷। जब इसको यहाँ रखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ इंटू ये आपका 5 दूनी 10, 1 2 3 4, यानी कि 10⁻⁴ बन जाएगा ये, है ना। और ये बेटे 10⁻⁻7 इंटू I, और अपन यहाँ से लिख सकते हैं 40 इंटू दिस, तो ये आपका बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻1, 40 इंटू 10⁻⁻2। अच्छा ये क्या बना, ये क्या बना, पाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 10, पाई स्क्वायर इक्वल टू 10 मान लो, तो 10 इंटू 40, तो ये 40, तो इनके से आप कह सकते हो दिस इज इक्विवेलेंट टू 10, तो 10 इंटू 40 मान सकते हो। तो जब इसे 40 मान लेंगे तो इससे कट जाएगा तो आएगा 10 आ जाएगा, तो ये उससे वैसे उड़ गया, तो 10⁻⁻1 और 10 ये, तो 10⁻⁻2 बच गया ऊपर आकर के, और 7 ये,
अब ईएमएफ की वैल्यू होती है डी फाई बाई डी टी, बेटे आ जाएगा 10t माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब टी की वैल्यू 1 सेकेंड रख देंगे, 1 सेकेंड रखने पर यह आ जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, बेटे आ जाएगा कितना, इतने वोल्ट, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वोल्ट। लेकिन इसको लिखना किसमें, 0.8 मिली वोल्ट में। और बेटे ये आप लिख सकते हो 0.8 डिवाइड बाय कितना 10, यानी कि 2 4 जा 2 5 जा। और बेटे आपको दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया हुआ है 4 बाई एक्स के बराबर, तो 4 बाई 5, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितने आ गई, 5 आ गई। ओके हाँ बेटे, क्वेश्चन नंबर 23 डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, जिसमें ये प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रॉन नेचर इज ऑल्सो वेव नेचर। जब वो बहुत फास्ट स्पीड चलता है तो इसके लिए क्या होता है कि जब किसी टारगेट पर टकराती है तो टारगेट की जो इंटरप्लानर स्पेसिंग है वो 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी, और जो डिफ्रैक्शन होती है, डिफ्रैक्ट होती है, वो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 60 डिग्री दिया हुआ है। तो वास्तव में ये एक्चुअल में थीटा नहीं बल्कि ये क्या होना चाहिए, ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फाई दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, थीटा इक्वल टू 90 माइनस 5/2, तो उसको फाई लिख लिया फिलहाल मैंने, तो ये 560 ले लिया। तो आप ये ले लो 90 माइनस 60/2, यानी कि फिर से 60 आ गया एक तरह से, है ना। तो एंगल जो थीटा है 60 आ गया। तो अब इसको फॉर्मूले को हम क्या लगाते हैं, ये एक फॉर्मूला है 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा, और फर्स्ट है तो ये लैम्बडा आ जाएगा, एन की वैल्यू 1 ले लेंगे, फर्स्ट मैक्सिमा है एन 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम में ले लिए, है ना, 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम। साइन थीटा साइन 60 आ जाएगा, ठीक है, साइन 60 आ गया। और लैम्बडा की वैल्यू आपको निकालनी, लेकिन ये लैम्बडा कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है जो कि वेव नेचर को बताती है, और ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के कारण भी है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं √150/v। तो कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया होगा ये पूछा इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो वो वोल्टेज पूछा कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सेलरेट किया, तो ये भी एंगस्ट्रॉम में आती है, तो 10 की पावर माइनस 10, इससे ये उड़ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो 3 बराबर आ जाएगा 150/v, और बेटे v बराबर आ जाएगा 50 वोल्ट। और अगर उसकी एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, E इंटू वी, यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से उसको एक्सेलरेट किया गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया हुआ है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ दे रखी 1 और 5 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ भी दे रखी है जो कि किसके बराबर होती है, V0 प्लस UE के बराबर 10 सेंटीमीटर। आपसे U0 बराबर n/40 दिया, तो n की वैल्यू पूछी हुई है। तो जो n की वैल्यू तब निकलेगी जब U0 पता हो, U0 तब निकलेगा जब V0 पता हो। तो V0 निकालने के लिए U0 UE पता हो। इसने बोला है कि बिल्कुल मिनिमम आंखों पर जोर पड़ रहा है, यानी कि रिलैक्स मोड में मान लो, यानी कि VE क्या है, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। तो अगर इन्फिनिटी पर बन रही है तो बेटे 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। तो ये तो इन्फिनिटी हो गया माइनस UE, और ये 1/FE 5। तो बेटे UE की वैल्यू आ गई -5। अगर UE की मैग्नीट्यूड की लेंथ की बात करें तो 5 सेंटीमीटर आ गई। तो इससे हमारे पास V0 आ जाएगा, इससे V0 निकाल लेते हैं। बेटे V0 की वैल्यू V0 प्लस 5 इक्वल टू 10, तो V0 की वैल्यू भी आ गई 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। V0 आ गया। अब U0 निकालते हैं, 1/V0 माइनस 1/U0 इक्वल टू 1/FO। 1/V0 5 आ गया भाई, 1/V, और 1/U0 माइनस के 1/U0 तो निकालना ही है, इक्वल टू 1/1, दैट इज 1/U0 इक्वल टू 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5, यानी कि U0 इक्वल टू आ गया कितना, माइनस के 4/5। ठीक है, तो U0 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 4/5, या फिर 40/50 भी कह सकते हैं इसको, 40/50 भी कह सकते हैं, क्योंकि n अपॉन उल्टा करना पड़ेगा ना, सॉरी, यहाँ से जरा सा कट लगाना है, इतना, ठीक, ये जरा सा कट लगा के, तो यहाँ से U0 की वैल्यू आ जाएगी 5/4, ये माइनस क्या आ गई, यानी कि U0 का वैल्यू आपकी 5/4 आ गई, या फिर 50/40 कह सकते हैं, जो कि n बराबर किसके बराबर दे रखा, n बराबर 40 के। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 50।
तो n की वैल्यू 50 आ गई, स्मॉल n बड़ा अपॉन 40 दिया हुआ, तो n की वैल्यू 50 आ जाएगी इसमें। ओके, हाँ तो प्यारे बच्चों, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा वेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है और रोटेशनल का भी कह सकते हैं क्योंकि टॉर्क पूछा हुआ है। तो उसमें टॉर्क पूछा हुआ है, टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है आर क्रॉस एफ होता है। आर क्रॉस एफ का फॉर्मूला लगा करके आपको टॉर्क निकालना, और टॉर्क की वैल्यू दे रखी है रूट एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी बेसिकली, और फोर्स दिया हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि किसके अबाउट निकालना है और कहाँ पे फोर्स लगा हुआ है। फोर्स लगा हुआ है बेटे यहाँ पर, इसके अबाउट निकालना है। तो आपका जहां पे लगा हुआ है यहाँ पर इसका वेक्टर का हेड होता है, तो दिस माइनस दिस विल बी आर वेक्टर। तो पहला आर वेक्टर का जुगाड़ कर लेते हैं भाई। तो 4i माइनस आई कितना, 4i माइनस आई 3i, 3j माइनस 2j यानी कि j, और k माइनस माइनस k तो माइनस के 2k, ये तो आर वेक्टर हुआ। और बेटे एफ दे रखा, तो टॉर्क क्या बन जाएगा, क्या टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ से निकालते हैं? यस, ऐसे निकालेंगे। तो क्या इसको हम ऐसे भी निकालते हैं डिटर्मिनेंट से? यस, आई जे के ऐसे लिख लेंगे। आई किसका, आर वेक्टर का, 3 1 माइनस 2, और फोर्स का क्या है 1 2 3। बेटा इसको निकालने के लिए पहले ये ले लेंगे फिर ये ले लेंगे, तो टॉर्क आ जाएगा आई इंटू ये गया 3 निगम 3 और माइनस 4 यानी कि प्लस 4, 3 प्लस 4 माइनस जे। बेटा यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा 3 3 जा 9 और माइनस 2, तो 9 प्लस 2 यानी कि 9 प्लस 2। बेटे प्लस का के यहाँ कितना आएगा 3 6 माइनस 1 6 माइनस 1। ठीक, तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई बेटे 7i कैप माइनस 11j कैप प्लस 5k कैप। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना बैठेगा, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बेटे 49 आ जाएगा, 121 25 सबको जोड़ लेते हैं तो ये कितना आएगा 9 1 10 और 5 15 ना, कैरी लगा 1 2 2 4 और 4 8 9 और बेटे 195 यानी कि दिस इज इक्वल टू रूट एक्स, और x की वैल्यू आ गई कितनी 195। ठीक है, और क्योंकि सब यूनिट सही दे रखी मीटर में न्यूटन में, तो न्यूटन मीटर में इसकी यूनिट आएगी, तो फाइनल आंसर इज 195। तो दिस इज योर कंप्लीट शिफ्ट टू पेपर। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको समय समय पर अच्छी और जानकारी वाली वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर मैथ से रिलेटेड मिलती रहे। थैंक यू।